एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक ग्रामर की, जो कि पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड कर देंगे। जो पहले आप उसे देख के फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि शुरुआत हमने वहीं से किया है। उस वीडियो में हमने आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ाया है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है, ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कितने इजी पूछे जाते हैं, बट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं, उसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को मिला के देखेंगे तो कुछ 7 से 8 या 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर के। तो उसमें हमने उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ा और समास के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, और थोड़ा सा हम संधि के बारे में बात कर लेंगे। पूरी संधि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि संधि पूरी पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। बट जितना हमारे पेपर के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके एग्जाम तक वो हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, प्राणी के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आप सब लोग जानते होंगे। संज्ञा शब्द बना कैसे? तो संज्ञा दो शब्दों के मेल से बना है। इधर लिखती हूं, सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। ज्ञा का मतलब होता है जानना, जानना। इनके अर्थ से ही आप जान गए होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के नाम के बारे में या प्राणी के बारे में अच्छी तरह से जानना ही क्या कहलाता है? संज्ञा। संज्ञा शब्द में जो सम है, यह एक उपसर्ग है। सॉरी, यह क्या है? एक उपसर्ग है। ज्ञा क्या है? एक धातु है, एक क्रिया है। कभी भी पेपर में पूछे कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो 5 हैं। मूल भेद पूछेगा तो 3 ही हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध करा देते हैं, वे कौन से शब्द कहलाते हैं या कौन सी संज्ञा कहलाती है? तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देकर के समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा नदी, तो नदी एक शब्द से ही सभी नदियों के बारे में हमें पता चल जाता है। इसमें से किसी एक की बात नहीं की जा रही है। नदी मतलब गंगा, यमुना, शारदा, सरस्वती, किसी भी नदी का नाम ले सकते हैं। उसी तरह से पर्वत दिया, तो पर्वत बहुत सारे, हिमालय पर्वत, सेतु पर्वत, बहुत सारे पर्वतों के नाम हैं। पशु में दिया तो पशु भी बहुत से हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी। पक्षियों का भी नाम यदि लिया तो पक्षी में भी बहुत हैं, कौवा है, कोयल है, मोर है। तो जो शब्द एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध करा दे, वे कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ के बारे में जब बात की जाती हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे किसी ने किसी का नाम लिया, बोला राम, तो इसमें से एक का नाम लिया ना, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? तो वो व्यक्तिवाचक, किसी एक के बारे में। जैसे हमने कहा गंगा, तो ऐसा नहीं हम गंगा बोले तो आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। गंगा मतलब गंगा नदी ही। पर्वत में हमने बोला हिमालय, किसी भी पर्वत का नाम नहीं लिया, इसमें सिर्फ एक का नाम लिया। हाथी, पशुओं में भी सिर्फ एक का। मोर, पक्षियों में सिर्फ एक का। आई होप आपको समझ में आया होगा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो भाववाचक संज्ञा होती है, ये किसी के गुण, किसी की अवस्था, किसी के भाव के बारे में जो बोध कराते हैं, वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है।
मतलब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो वे शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण, भाव, दशा, अवस्था के बारे में बात करता है वे कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुण दे दिया, सुंदरता, वह बहुत सुंदर है, तो वो क्या हुआ? सुंदरता उसकी क्या हुई? गुण हुई। वो बहुत अच्छा गाना गाती है, तो क्या हुआ? वो उसकी गुण है, उसकी क्वालिटी है। अवस्था देखेंगे तो बुढ़ापा है, बचपन है, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। मिठास है। आप इनको पहचानने के लिए एक सबसे इजी ट्रिक कर लीजिए जो कि आपके साथ 100% अप्लाई होगी। जिस भी शब्द में आपको लास्ट में प्रत्यय दिखाई दे वे सभी शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। एक क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से पूछा गया था 2020 में या 21 में, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें पूछा था कौन सा प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखो, मीठा क्या है? मूल शब्द है, इसमें आस प्रत्यय लगा है। बचपन में पन प्रत्यय लगा है। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगा है। सुंदरता में ता प्रत्यय लगा है। तो ये जान लीजिए कि जिस भी शब्द में संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगा होगा तो वो कौन सी संज्ञा होगी? तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। ये अनुभवजन्य भी होते हैं। फिर है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जहां बहुत से लोगों के बारे में बात की जाती हो, पूरे समुदाय के बारे में बात की जाती हो। जैसे कक्षा हो गया, सेना हो गया, झुंड हो गया। कोई एक बच्चा बैठा होगा तो उसे कक्षा थोड़े कहा जाता है, क्लास थोड़े कहा जाता है। सेना हो गई, कोई एक आर्मी का या कोई एक फौजी खड़ा रहता है, लोग बोलते हैं उनकी सेना है। नहीं, जहां बहुत से लोगों के बारे में बात की जाती है वही समूहवाचक संज्ञा होती है। वे शब्द जिनसे ऐसा आपको बोध हो कि बहुत से लोगों के बारे में है तो वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का एक आसान सा ट्रिक है कि जिसे आप गिन ना सके, जिन चीजों को आप गिन ना सके, ऐसे शब्द जहां यूज किए होंगे वे कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? तो वे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को सिर्फ नापा और तौला जाता है। जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो कोई दूध गिन के देता है? नहीं। कैसे देते? 1 लीटर 2 लीटर। वही सेम चीज पानी की होती है। लोहा भी क्या करते लोग? वजन करके देते हैं। सेम चीज तेल में भी अप्लाई होती है। तो ये क्या था? हमारा संज्ञा था। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होती है और उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अभी जब हम सर्वनाम भी पढ़ा लेंगे तब हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होती है? तो सर्वनाम जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के। सर्वनाम क्या होता है? तो वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। या आप दूसरी डिफिनेशन याद कर लीजिए कि संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। दोनों ही डिफिनेशन में से आपको जो इजी लगे आप याद कर सकते हैं, अप्लाई हो सकता है। कि संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो बार बार, इसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का यूज करते हैं। सर्वनाम शब्द बना कैसे है? तो सर्वनाम 2 शब्दों के मेल से बना है। सर्व धन नाम। सर्व मतलब क्या होता है? सभी, सभी। और नाम मतलब संज्ञा क्या है? सभी के नामों की जगह पे, संज्ञा के नामों की जगह पे यूज करने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष।
दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इनके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा क्योंकि ये 5वीं 6वीं में ही पढ़ा दिया जाता है। तो हमने जाना कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम का यूज किस लिए हम करते हैं कि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति ना करनी पड़े। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, ये शब्द आए वे कौन से सर्वनाम होंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो बातें की जाती है वो मैं मतलब खुद के बारे में बात करना प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष में आगे लिख देती हूं, मैं का यूज किया जाता है। मध्यम पुरुष में तू का, और उत्तम पुरुष में यह, वह, वे, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं आप। तो ये क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम मतलब जो खुद के बारे में बात करते हैं आप। जैसे पानी स्वतः चला जाएगा, जैसे जहां जहां आप ऐसा शब्द यूज करें जो आप अपने बारे में स्वतः, स्वयं के लिए, खुद के लिए जो बातें करते हैं वही क्या कहलाती है, वे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं या वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे पानी स्वतः चला जाएगा, आप स्वयं लौट आएंगे, मैं खुद चला जाऊंगा, तो ये सारे शब्द जहां आपको दिखाई देंगे वे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का वहां यूज किया जाता है जहां आदमी पूरी तरह से निश्चित रहता है। जैसे यह एक शेर है, या यह पुस्तक मेरी है, मतलब उसको कंफर्म है, 100% श्योर है, वो कह रहा है यह पुस्तक मेरी है। तो वही लिखा मैंने, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे शब्द आते हैं, बट वहां भी क्या रहता है, निश्चितता आपको दिखाई देगी कि हाँ यह पुस्तक मेरी है, हाँ यह शेर है, या वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। ऐसे वाक्य जहां प्रयोग होंगे वे कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यूज वहां होता है जहां निश्चितता ही ना हो, निश्चित ही ना हो कि कोई चीज कितनी है कितनी नहीं है। जैसे कोई आ रहा है, मतलब उसका कुछ नाम नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कौन आ रहा है, बट कोई आ रहा है। इन शब्दों का जहां प्रयोग होगा उन्हें आप समझ जाइएगा कि वे कौन कौन से सर्वनाम हैं। कोई आ रहा है या कुछ देर बाद आना, मतलब कितनी देर बाद आना, एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता रहा है, बस यही कह रहा है कुछ देर बाद आ जाना। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में सबसे इजी सर्वनाम जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होता है। क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये सारे शब्द यूज किए रहते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क लगा रहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का यूज वहां किया जाता है जहां आपको संज्ञा और सर्वनाम के बीच कोई संबंध दिखाई दे, कोई कार्य होते हुए या कोई बातचीत करते हुए, तब वहां पे हम क्या करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे जो शब्द का प्रयोग हुआ, सो शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे जो कहा गया वही करो, मतलब मैं कह रही हूं किसी से कि जो कहा गया वही करो, मतलब संज्ञा और सर्वनाम दोनों का संबंध दिखाई दे रहा हो। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिखा करके फिर हम आपको संधि पढ़ा देते हैं।
क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब भी मैंने एनालाइज किया तो उनमें देखा कि इन्हीं टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके लिए इन्हीं पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगी। बाकी ग्रामर पढ़ने बैठेंगे तो ग्रामर तो बहुत लेंदी है, जो कि 1 क्लास 2 क्लास नहीं, कम से कम 10 क्लास हम देंगे तो भी नहीं खत्म होने वाली है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से पहले नोट कर लें, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन करा करके संधि पढ़ा देते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे संज्ञा टॉपिक से ही रिलेटेड, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हमने जब भी आपको संज्ञा पढ़ाया तब भी बताया कि भाववाचक संज्ञा से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा है। अभी हमने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा में 99% प्रत्यय का यूज किया जाता है, प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने ये चीज गौर किया होगा तो आप इसका ऑप्शन ढूंढ लेंगे। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से हमें राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन 1 है परिपक्वता, ऑप्शन 2 है परिपूर्णता, ऑप्शन 3 है परिपूर्ण, ऑप्शन 4 है परिपक्वन। फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है परिपक्वता, जिसमें ता प्रत्यय का यूज किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर था। अब हम संधि पढ़ेंगे, संधि के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अब हम संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले जान ले संधि किसे कहते हैं। तो 2 निकटवर्ती वर्डों के मेल को ही हम संधि कहते हैं, और जहां 2 निकटवर्ती शब्दों का मेल लिखा होगा उसे समास कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं, 5 प्रकार है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि यदि आपको पढ़नी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड कर देंगे, आप वहां से जाकर के उनके बारे में पढ़ सकते हैं। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों को एक ऐसे ट्रिक के थ्रू हमने समझाया है कि आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो विसर्ग और व्यंजन दोनों संधि में जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। जो क्वेश्चन संधि से पूछता है हमारे सीटेट के पेपर में वो इतना इजी रहता है कि यदि आप केयरफुली 2 से 3 बार इन वीडियो को देख लेते हैं, 3 बार भी नहीं 1 से 2 बार भी देख लेते हैं, तो भी आप क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि में क्या होती है, बड़ी मात्रा होती है। बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा आप जानते हैं ना, आ, ई, उ, यही होती है ना। और पहचानने की आपको ट्रिक बता दें, 2 सजाती वर्णों का मेल जहां होगा वहां पे दीर्घ संधि पाई जाती है। कभी भी संधि आपको नहीं समझ में आ रही कि कौन सी संधि है तो तुरंत आप उसका संधि विच्छेद कर दें। जैसे ही आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी संधि है। जैसे पुस्तक धनालय, आपने कहा पुस्तक, आ आया ना, क्या आया, अ। फिर क्या लिखा है, आलय, आलय में से हमने आ ले लिया, तो दोनों क्या हो गए, सजाती वर्ण हो गए। इनको मिलाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, पुस्तकालय। फिर उसी तरह लिखा भानु, छोटा उ लिखा, फिर क्या लिखा, उ लिखा, दोनों मिला के क्या हो गए, बड़ा उ। भानु उदय ये शब्द है, उसका हमने संधि विच्छेद जब किया तो हमको 2 सजाती वर्ड मिल गए। सजाती वर्ड मतलब दोनों वर्ड एक ही जैसे हों। फिर देखिए गिरीश में क्या लिखा, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई होकर के ये कौन सा शब्द बनेगा, गिरीश। उसी तरह से यही 3 वर्ड नहीं, जितने भी ऐसे वर्ड आपको दिखाई दे जिनका संधि विच्छेद करने पे एक जैसे वर्ड मिल रहे हों,
सजाती वर्ड मिल रहे हो तो वो कौन सी संधि होगी? वो हमेशा ही दीर्घ संधि मानी जाएगी। आप इतना पढ़ के अपने क्वेश्चन पेपर से संधि वाले टॉपिक को सॉल्व करिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर हमने लिखा गुण संधि। गुण संधि को कैसे पहचानेंगे? गुण संधि में विजातीय वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? विजातीय वर्णों का मेल। विजातीय वर्ण कैसे? जैसे देखो गढ़, ऐ निकला ना, गणेश शब्द है ये, उसका हमने संधि विच्छेद कर दिया है। गढ़ धन ई, ये क्या हो गए? एक आ है और एक ई, ये दोनों वर्ण क्या है? एक जैसे नहीं है, ये क्या है? विजातीय वर्ण हो गए। उसी तरह देवर्षि, देव से अ निकाला हमने, यहां से री निकाला, तो ये क्या बन गया? अर बन गया, और यहाँ ई बन गया। तो ये क्या हो गए? क्या हो गए? देवर्षि हो गए। तो जहां सजाती वर्णों का मेल होगा वो दीर्घ संधि, जहां विजातीय वर्णों का मेल होगा वे गुण संधि। दो संधि के डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। हम ट्रिक के थ्रू आपको इतने अच्छे से बताते चलेंगे कि आप ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे इन पे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के आप नाम से ही समझ रहे होंगे, वृद्धि। क्या? वृद्धि। यहाँ क्या था? एक ही मात्रा थी, सब में एक मात्रा थी। यहाँ क्या है? दो मात्राएं हैं। वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे? जिस भी शब्द के बीच में दो मात्रा का यूज किया हो वो वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे एक का एक, सदैव, परमौषधो, कोई भी औषधि, कोई भी ऐसा वर्ड हो जहां दो शब्दों का यूज किया हो वो वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे सदा में आ आया ना, फिर ए, ये क्या बना? सदैव बना। यहाँ कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं? आ और ए मिलकर के दो वर्ड हैं, दो मात्रा है, वर्ड नहीं है। फिर है परम धन औषध बराबर परम औषध। यहाँ पे भी देखो औ पे दो की मात्रा लगी है, जहां पे भी दो मात्रा यूज होगा वो वृद्धि संधि। वृद्धि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि वृद्धि। फिर है यण संधि। यण संधि को कैसे पहचानेंगे वो देखिए। जिस भी शब्द के बीच में, जिस भी शब्द के बीच में य, व, र के साथ कोई अधूरा शब्द आए, मतलब कोई भी शब्द हो, जैसे प्रत्येक हो, यहाँ हमने लिखा है प्रत्येक, स्वागत, और भी कोई ऐसा वर्ड हो जिसके बीच में य व र वर्ड आए और उसके पहले आधा स्वर आए या आधा व्यंजन आए, तो वो कौन सी संधि होगी? तो वो यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। जैसे स्वागत में देखो वा आया है, प्रत्येक में यह आया है, लेकिन सबके पहले क्या लगा है? आधा अधूरा शब्द है, आधा शब्द है। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक हो जाएगा, सुधन आगत बराबर स्वागत हो जाएगा। वहीं जब हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे, अयादि संधि को जानेंगे, तो अयादि संधि क्या है? शब्द के बीच में आए, आए, आओ, आओ जब आएंगे तो वे कौन सी संधि कहलाएगी? वे अयादि संधि कहलाएंगी। आप कोई भी शब्द का उच्चारण करिए, नयन, पवन, पवन, अव आया ना बीच में, पवन, पवन, नयन आया ना, उसी तरह से। उसी तरह हमने लिखा यहाँ चयन, देखो चे धन अन, चयन, और ये आया ना बीच में। वहीं देखो हमने लिखा पो धन इत्र, पवित्र, पवित्र। तो जिस भी शब्द के बीच में उच्चारण करते समय इन शब्दों का बोध हो या इन ध्वनियों का बोध हो तो वे कौन सी संधि कहलाएंगे? वे अयादि संधि कहलाएंगे। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपको विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये दोनों संधि पढ़नी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप वहां से जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक संधि का भी अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे।
यदि आप नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक हम हर एक वो पॉइंट पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा और पहले भी आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं संधि टॉपिक से ही रिलेटेड, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है, भोजनालय का संधि विच्छेद है। 1 to 4 करके 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा भोजनालय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है भोजन प्लस अलय। ऑप्शन 2 है भोजन प्लस आलय। ऑप्शन 3 है भोजन प्लस लय। ऑप्शन 4 है भोज प्लस नालय। आप भोजनालय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो दीर्घ संधि है उसी का ये उदाहरण है भोजनालय। तो भोजन प्लस आलय जो ऑप्शन 2 है यही हमारा राइट आंसर है और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन इतना ही इजी पूछेगा आपके एग्जाम में भी, क्योंकि ग्रामर आपके सिलेबस में है नहीं। इसके लिए ग्रामर का जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ही इजी पूछता है।